हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री वर्किंग एट गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। तो कल जो अपन टॉपिक कर रहे थे वो था उत्तर मौर्य काल में अर्थव्यवस्था। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज अपन बात करेंगे। आप लोग लिखो, उत्तर मौर्य काल में। अभी पीछे 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 उत्तर मौर्य काल में श्रेणियां। उत्तर मौर्य काल में श्रेणियां। व्यापारिक, देखो आप लोग, श्रेणियों को व्यापारिक श्रेणियों को कई नाम से जाना जाता था। उत्तर मौर्य काल के अंदर श्रेणियां बताया ना अभी। श्रेणियों को कई नाम से जाना जाता था, जैसे निगम, पुगा, और सार्थ। इन सबका मतलब श्रेणियां ही है एक तरह की, यानी व्यापारियों की श्रेणियां हैं। निगम हो गया, पुगा हो गया, श्रेणी हो गई, और सार्थ हो गया। सार्थ का क्या मतलब है? कारवा की श्रेणी। कारवा की श्रेणी। कारवा होता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले यात्री होते हैं, तो उनको कारवा कहा जाता है, उसको सार्थ कहा जाता है। और जो उनका मुखिया होता है उसको सार्थवाह कहा जाता है। सार्थवाह जो उनका मुखिया था, सार्थवाह। ये जो नाम है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर विभिन्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पुगा का क्या मतलब है, सार्थ का क्या मतलब है, श्रेणी का क्या मतलब है। ठीक है, इन सबका मतलब एक ही निकलता है। फिर आगे लिखो, गौतम के अनुसार, गौतम गौतम के अनुसार इन श्रेणियों को अपने नियम स्थापित करने की आजादी थी। गौतम के अनुसार इन श्रेणियों को अपने नियम स्थापित करने की आजादी थी। यह श्रेणियां वंशानुगत होती थी। यह श्रेणियां वंशानुगत होती थी और मुख्यतः एक निश्चित भूभाग पर कार्य करती थी। भूभाग, और मुख्यतः एक निश्चित भूभाग पर कार्य करती थी, जहां पर कोई निश्चित काम धंधा किया जाता हो। जहां पर कोई निश्चित काम धंधा किया जाता हो। फिर आगे लिखो, व्यापारिक दृष्टि से इन श्रेणियों ने राजा की आय बढ़ाई। व्यापारिक दृष्टि से इन श्रेणियों ने राजा की आय बढ़ाई और एक विकसित अर्थव्यवस्था को उत्पन्न करने में सहायक भूमिका निभाई। एक विकसित अर्थव्यवस्था को उत्पन्न करने में सहायक भूमिका निभाई।
फिर आगे लिखो जातक कथाओं के अनुसार, जातक, 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 जातक कथाओं के अनुसार 18, जातक कथाओं के अनुसार 18 विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की, 18 विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। 18 विभिन्न प्रकार की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। फिर आगे लिखो इन श्रेणियों का प्रमुख, इन श्रेणियों का प्रमुख जेठ कहलाता था, जेठ, जेठ, इन श्रेणियों का प्रमुख जेठ कहलाता था। फिर आगे लिखो स्मृति के अनुसार, स्मृति, लॉ बुक, स्मृति, स्मृति, स्मृति का मतलब है लॉ बुक, उस समय की कानून की किताब है। स्मृति के अनुसार इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मृति के अनुसार इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इनके मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए कमिटी का निर्माण किया गया था। कमिटी, कमिटी का निर्माण किया गया था, जिन्हें, कमिटी का निर्माण किया गया था जिन्हें कार्य चिंतक कहा जाता था। आ जाओ, जिन्हें कार्य चिंतक कहा जाता था। इन श्रेणियों को, इन श्रेणियों को अपने सदस्यों को सजा देने का अधिकार था। इन श्रेणियों को अपने सदस्यों को सजा देने का अधिकार था। अतः न्यायिक शक्तियां, अतः न्यायिक शक्तियां, अतः जुडिशियल पावर, अतः न्यायिक शक्तियां इनके पास होती थी। अतः न्यायिक शक्तियां इनके पास होती थी और ये देश निकाला की सजा भी सुना सकते थे, और ये देश निकाला की सजा भी सुना सकते थे। फिर आगे लिखो इन श्रेणियों के नियम, इन श्रेणियों के नियम स्थिति पत्र कहलाते थे। स्थिति पत्र, इन श्रेणियों के नियम स्थिति पत्र कहलाते थे, और इन नियमों की पालना, और इन नियमों की पालना राजा के द्वारा भी, और इन नियमों की पालना राजा के द्वारा भी सुनिश्चित की जाती थी, और इन नियमों की पालना राजा के द्वारा भी सुनिश्चित की जाती थी। अगर, आगे लिखूं, अगर राजा के खिलाफ कोई सदस्य
अगर राजा के खिलाफ कोई सदस्य विद्रोह करता है, अगर राजा के खिलाफ कोई सदस्य विद्रोह करता है, तब तब राजा का हस्तक्षेप तब राजा का हस्तक्षेप आवश्यक होता था। तब राजा का हस्तक्षेप आवश्यक होता था। किंतु किंतु अन्य परिस्थितियों में किंतु किंतु अन्य परिस्थितियों में श्रेणी का मुखिया किंतु अन्य परिस्थितियों में श्रेणी का मुखिया ही नियमों की पालना श्रेणी का मुखिया ही नियमों की पालना सुनिश्चित करवाता था। अन्य परिस्थितियों में श्रेणी का मुखिया ही नियमों की पालना सुनिश्चित करवाता था। आगे लिखो, श्रेणी के नियम के तहत श्रेणी के नियम के तहत लाभ का हिस्सा श्रेणी के नियम के तहत लाभ का हिस्सा सभी सदस्यों में बराबर बांटा जाता था। सभी लाभ का हिस्सा सभी सदस्यों में बराबर बांटा जाता था। अतः 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 सभी सदस्य अतः सभी सदस्यों के हित अतः सभी सदस्यों के हित श्रेणी के हितों के साथ अतः सभी सदस्यों के हित श्रेणी के हितों के साथ जुड़े हुए थे। अतः सभी सदस्यों के हित श्रेणी के हितों के साथ जुड़े हुए थे। फिर आगे लिखो, यह श्रेणियां बैंक की तरह भी कार्य करती थी। बैंक होता है ना, यह श्रेणियां बैंक की तरह भी कार्य करती थी, जहां पर अमीर व्यक्तियों के द्वारा धन निवेश किया जाता था। जहां पर अमीर व्यक्तियों के द्वारा धन निवेश किया जाता था। धन निवेश किया जाता था, जिसके बदले में श्रेणी ब्याज चुकाती थी। जिसके बदले में श्रेणी ब्याज चुकाती थी। आप लोग समझ गए ना, उस समय बैंक तो होते नहीं थे, ना एसबीआई बैंक था, ना आईसीआईसीआई बैंक था। तो वित्तीय प्रबंधन कैसे किया जाता रहा, इन श्रेणियों के हाथ में था। इन्होंने एक बैंक की तरह कार्य किया। जितने भी अमीर व्यक्ति थे वो अपना पैसा यहाँ पे जमा कराते थे और बदले में लाभ मिलने के पश्चात ये श्रेणियां उनको ब्याज दिया करती थी। तो पूरी की पूरी एक आर्थिक प्रणाली प्राचीन भारत में रही है, और उसमें भी सबसे बेहतरीन उत्तर मौर्य काल में रही है। आगे लिखो, इन श्रेणियों के द्वारा अपने खुद के सिक्के भी जारी किए गए। इन श्रेणियों के द्वारा अपने खुद के सिक्के भी जारी
किए गए, किंतु किंतु इसके प्रमाण किंतु इसके प्रमाण हमें कम ही मिले हैं। किंतु इसके प्रमाण हमें कम ही मिले हैं। मतलब कुछ एक श्रेणियां मिली है जिन्होंने अपने सिक्के जारी किए थे। फिर इसके आगे लिखो, इन श्रेणियों का कला, समाज और संस्कृति में भी योगदान था। इन श्रेणियों का कला, समाज, संस्कृति में भी योगदान था। जैसे जैसे स्तूप निर्माण में, जैसे स्तूप और विहार निर्माण में, जैसे स्तूप और विहार निर्माण में इनके द्वारा, स्तूप और विहार निर्माण में इनके द्वारा धन भेंट किया गया। इनके द्वारा धन भेंट किया गया। ये श्रेणियां मुख्यतः उत्पादित वस्तुओं की ये श्रेणियां मुख्यतः उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करती थी। ये श्रेणियां मुख्यतः उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता, क्वालिटी, गुणवत्ता सुनिश्चित करती थी। क्या? मुख्यतः उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करती थी। साथ ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती थी। साथ ही वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करती थी। इनका अहम कार्य, इनका अहम कार्य, इनका अहम कार्य सदस्यों को, इनका अहम कार्य सदस्यों को काम धंधे की शिक्षा देना था। इनका अहम कार्य सदस्यों को काम धंधे की शिक्षा देना था। यानी जिसको अपन वोकेशनल एजुकेशन कहते हैं। आजकल कोशिश की जाती है ना, कॉलेज में भी वोकेशनल कोर्सेज कराए जाए, ब्यूटी पार्लर का कोर्स कराया जाए, किसी न किसी काम धंधे से संबंधित कोई ना कोई कोर्स कॉलेज के साथ में कराया जाए। तो उसी प्रकार से ये श्रेणियां अपने सभी सदस्यों को वोकेशनल एजुकेशन देती रही, काम धंधों को कैसे किया जाए, इनको स्किल्स प्रोवाइड करती रही। ठीक है, इसके बाद आप अगला पैराग्राफ लिखो। उत्तर मौर्य काल में मौद्रीकरण, उत्तर मौर्य काल में मौद्रीकरण, मुद्रा, मौद्रीकरण, इसमें लिखो, जातक कथाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के
जातक कथाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के विनिमय विनिमय एक्सचेंज विभिन्न प्रकार के एक्सचेंज विनिमय विनिमय के कार्य विभिन्न प्रकार के विनिमय 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 के कार्य सिक्कों के द्वारा विभिन्न प्रकार के विनिमय के कार्य सिक्कों के द्वारा किए जाते थे। विभिन्न प्रकार के विनिमय के कार्य सिक्कों के द्वारा किए जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार हाँ भाई, आगे लिखो। अर्थशास्त्र के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए नकद भुगतान किया जाता था। विभिन्न कार्यों के लिए नकद भुगतान किया जाता था। इस समय सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए गए। इस समय सोने के सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए गए, लेकिन सर्वाधिक सिक्के तांबे के जारी किए गए। लेकिन सर्वाधिक सिक्के तांबे के जारी किए गए। इसका अर्थ यह है कि मौद्रीकरण का स्तर समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था। ठीक है, जाओ। समाज के सबसे निचले स्तर तक पहुंच गया था। अब इसमें आगे लिखो। अनेक कुषाण राजाओं ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए। अनेक कुषाण राजाओं ने विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए जो उनके द्वारा अपनाए गए धर्म का प्रतीक भी हैं। जैसे ये कुषाण कालीन राजा का नाम है, जैसे कुजुल कद फीसिस। इसने अपने सिक्कों पर बौद्ध धर्म के प्रतीक
इसने अपने सिक्कों पर बौद्ध धर्म के प्रतीक बुधवाए। इसने अपने सिक्कों पर बौद्ध धर्म के प्रतीक बुधवाए। और विमा कदफिसिस ने अपने सिक्कों पर नंदी त्रिशूल नंदी त्रिशूल का प्रतीक बनवाया। नंदी त्रिशूल का प्रतीक बनवाया। अर्थात वह शिव भगवान का उपासक था। अर्थात वह शिव भगवान का उपासक था। उसने महेश्वर शब्द भी अंकित करवाया। उसने महेश्वर शब्द भी अंकित करवाया। फिर आगे लिखो, कुषाणकालीन सिक्कों में ईरानी देवी देवताओं के प्रतीक के चित्र भी बनवाए गए। कुषाणकालीन सिक्कों में ईरानी देवी देवताओं के चित्र भी बनवाए गए। अतः इन सिक्कों से हमें धार्मिक आस्था के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे शिव बुद्ध, सूर्य, चंद्र, शक्ति आदि। फिर आप आगे लिखो, भूविष्क के सिक्कों पर भूविष्क ये राजा का नाम है। कुषाणकालीन राजा का नाम है। भूविष्क के सिक्कों पर हमें विष्णु, कार्तिकेय, शक्ति चिन्हित होते हैं। विष्णु, कार्तिकेय, शक्ति चिन्हित होते हैं। और वासुदेव, ये भी राजा का नाम है कुषाणकालीन, और वासुदेव के सिक्कों पर शिव भगवान द्वारा गजासुर नामक राक्षस का अंत करते हुए दिखाया है। गजासुर नामक राक्षस का अंत करते हुए दिखाया है। फिर आप आगे लिखो, इसमें इन सिक्कों पर ईरानी भाषा
में भी, ईरानी भाषा में भी लिपि लिखी गई। इन सिक्कों पर ईरानी भाषा में भी लिपि लिखी गई, क्योंकि ये सिक्के ईरान के क्षेत्र में भी प्रचलित थे। क्योंकि ये सिक्के ईरान के क्षेत्र में भी प्रचलित थे। फिर अब आगे लिखो विमा। विमा कद फिससिस लिखा हुआ है ना, विमा कद फिससिस। विमा कद फिससिस के समय से, विमा कद फिससिस के समय से सोने के सिक्कों को, विमा कद फिससिस के समय से सोने के सिक्कों को निरंतर जारी करना शुरू किया गया। निरंतर सोने के सिक्कों को निरंतर जारी करना शुरू किया गया। और उसने सिक्कों में भार का अनुपात, भार वेट, और उसने सिक्कों में भार का अनुपात रोम के, और उसने सिक्कों पर भार का अनुपात, भार मतलब वेट, भार का अनुपात रोम के सोने के सिक्कों के आधार पर, रोम के सोने के सिक्कों के आधार पर रखा। रोम के सोने के सिक्कों के आधार पर रखा। मतलब जो रोमन सिस्टम था गोल्ड कॉइन का, उस रोमन सिक्के के जो प्रणाली थी उसी को अडॉप्ट किया गया, उसी का पालन किया गया विमा के द्वारा। फिर आगे लिखो उत्तर मौर्य काल में, क्या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, क्या दिक्कत हो रही है? मैं कह तो रहा हूं, वीडियो में बाद में देख लेना, किसी से बात कर लेना। उत्तर मौर्य काल में, उत्तर मौर्य काल में अनेक गणराज्य, उत्तर मौर्य काल में अनेक गणराज्य भी अस्तित्व में आए। उत्तर मौर्य काल में अनेक गणराज्य भी अस्तित्व में आए, और उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के सिक्के, उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए गए, और उनके द्वारा भी विभिन्न प्रकार के सिक्के जारी किए गए। जैसे यौधेय, गणराज्य का नाम है यौधेय। जैसे यौधेय। फिर आगे लिखो साकनी, साकनी। काकनी का अर्थ, काकनी का अर्थ तांबे के सिक्के था। काकनी, काकनी का अर्थ तांबे के सिक्के था। और कर्षपण, और कर्षपण का अर्थ मिश्रित धातु। कर्षपण का अर्थ मिश्रित धातु के सिक्के था। कर्षपण का अर्थ मिश्रित धातु के सिक्के था। निष्क, निष्क सोने के सिक्के को कहा जाता था।
निस्फ सोने के सिक्के को कहा जाता था और शतमान चांदी के सिक्के को कहा जाता था और शतमान चांदी के सिक्के को कहा जाता था। सातवाहन के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। शीशे, लड, जिसको लड कहते हैं अंग्रेजी में, शीशा यानी लड। सातवाहन के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए। अब ये जो आपको इंफॉर्मेशन बताइए ना, कर्षपण, काकनी, निष्ठ, शतमान, सातवाहनों के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए गए, ये हिस्ट्री सब्जेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट आगे रखते हो तो इन चीजों को आपको पूरी तरीके से रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कर्षपण किसका सिक्का है, काकनी किसका सिक्का है, काकनी के आगे सोना लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह के सवाल आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर आगे लिखो आप, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में, पांचवी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय क्षत्रप के द्वारा भारतीय क्षत्रप के द्वारा 320 भारतीय क्षत्रप के द्वारा 320 गैलेंट 320 गैलेंट के 320 गैलेंट के सोने के सिक्के 320 गैलेंट के सोने के सिक्के प्रतिवर्ष पर्शिया के राजा को दिए गए। प्रतिवर्ष पर्शिया यानी ईरान, पर्शिया के राजा को दिए गए। अतः यह मौद्रीकरण के अत्यधिक विकास को दर्शाता है। अतः यह मौद्रीकरण के अत्यधिक विकास को दर्शाता है। फिर आगे लिखो, शकों के द्वारा सबसे पहले शक संवत को अपनाया गया। शकों के द्वारा सबसे पहले शक संवत को अपनाया गया और इसकी जानकारी हमें उस समय के सिक्कों से मिलती है और इसकी जानकारी हमें उस समय के सिक्कों से मिलती है, क्योंकि सिक्कों पर तिथियां भी लिखी होती थी, डेट्स, क्योंकि सिक्कों पर तिथियां भी लिखी होती थी और इसी जानकारी के आधार पर उस समय के युगों को
उस समय के युगों को समय काल दिया गया है, टाइम पीरियड, समय काल दिया गया है, समय काल दिया गया है। कुषाणकालीन सिक्कों के द्वारा कुषाणकालीन सिक्कों के द्वारा प्रशासनिक नीतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। कुषाणकालीन सिक्कों के द्वारा प्रशासनिक नीतियों के बारे में भी जानकारी मिलती है कि वे सहनशील विचारों के थे, कि वे सहनशील, टॉलरेशन, सहनशील विचारों के थे और सहनशील विचारों के थे और सभी धर्मों को अपने साम्राज्य में सम्मानजनक स्थान दिया और सभी धर्मों को अपने साम्राज्य में सम्मानजनक स्थान दिया। और एक अंतिम लाइन आप और लिखो, किसी भी काल में मौद्रीकरण इतना अधिक नहीं रहा, किसी भी काल में मौद्रीकरण इतना अधिक नहीं रहा और यह इस समय के कला और स्थापत्य कला के बेहतरीन प्रमाणों की पुष्टि करता है। प्रमाणों की पुष्टि करता है। तो देखो, जो आपको आज मैंने लिखा है ना कॉइनेस के बारे में, मुद्रीकरण के बारे में, कुषाणकालीन, ये जो मैटर है आईएएस स्टैंडर्ड का है। आप किसी भी किताब में पढ़ोगे आपको मिलेगा ही नहीं। आप कोई किताब पढ़ लो मार्केट से उठा के, तो आपको क्लास में अच्छी जानकारी मिल रही है, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप उसका क्या यूज करते हो। आपने लिखा उसके बाद भूल गए, कभी जिंदगी में कभी प्रयोग नहीं लिया, या फिर कुछ एग्जाम में जानकारी को लिख पाते हो। हाँ, समझ रही चीज आप पे डिपेंड करती है। मैंने तो अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, इससे बेस्ट आपको क्लास में मिल ही नहीं सकता। दिल्ली में इसी जानकारी के 50, 60, 70, 80 हजार रुपए लगते हैं। आप जाएंगे ना, आपको पता लगेगा। जो लोग वहां तैयारी करते हैं आईएएस की, 70-80 हजार रुपए उनको देने पड़ते हैं 3-4 महीने की कोचिंग के अंदर, और डबल खर्चा होता है वहां पे रहने का। तो आपको वही जानकारी यहाँ पे मिल रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं इस जानकारी का प्रयोग करना। कहां प्रयोग करोगे? अपने एग्जाम में आंसर्स लिखना इसके थ्रू, जहां तक संभव हो सके। तो आने वाले समय में जिन जिन एग्जाम में आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट मिलेगा वहां इनका प्रयोग करना, क्योंकि कई किताबों से निचोड़ निकाल के इन सबको लिखा हुआ है। ठीक है। और एक मैं ये भी चाह रहा हूं कि अगर आप क्लास में आ रहे हो तो सीरियस रहो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि पीछे की तरफ से डिस्टर्बेंस है, क्योंकि जब मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं तो मैं चाह रहा हूं आप लोग भी अपना बेस्ट दो। बात को समझ रहे हो ना? मैं अपना 30%, 20% देने लगूं तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, पीछे बात करते रहो। लेकिन जब मैं अपना 100% दे रहा हूं, आपको एक्सीलेंट नोट्स दे रहा हूं, तो आपसे भी मुझे उसी प्रकार का रिस्पॉन्स चाहिए। तभी पढ़ाने में मजा आएगा, तभी पढ़ने में मजा आएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और फिर तभी आप लोगों को पढ़ने में मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है।